हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एजी 506 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि टमाटर के डिजीज से संबंधित है। टमाटर का हम लोग अर्ली एंड लेट ब्लाइट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोमेटो अर्ली एंड लेट ब्लाइट डिजीज मतलब अगेती और पछेती झुलसा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका साधारण नाम है टमाटर एवं आलू में अगेती झुलसा रोग। ठीक है, देखिए यह जो रोग है ना, यह आलू में भी होता है और टमाटर में, दोनों में सेम होता है, दोनों में एक ही पैथोजन कारण होता है। तो इसलिए हम यदि टमाटर ने पूछ दिया टमाटर या आलू को पूछ दिया पोटैटो लेट ब्लाइट डिजीज या टोमेटो लेट ब्लाइट डिजीज, तो आप लोग यही लिखना है। यदि टोमेटो अर्ली ब्लाइट डिजीज और पोटैटो अर्ली ब्लाइट डिजीज पूछा तो भी आपको यही लिखना जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, मतलब एक देखेंगे उससे चार क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, साधारण नाम इसका है टमाटर एवं आलू में लगने वाला अगेती झुलसा रोग। ठीक है, अगेती झुलसा रोग अर्ली ब्लाइट के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो इसका वैज्ञानिक नाम है अल्टरनेरिया सोलानी। ठीक है, इसी कारण यह जो रोग होता है किसके कारण? अल्टरनेरिया सोलानी के कारण यह रोग होता है। टमाटर और आलू का अगेती झुलसा रोग किसके कारण? अल्टरनेरिया सोलानी के कारण। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह विश्व में एशिया, अफ्रीका, उत्तर दक्षिण और मध्य अमेरिका के कैरेबियन, यूरोप और एशिया आदि देशों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कहने की है कि सभी आलू उत्पादक देशों में और टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में देशों में यह जो रोग है वह पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इसका लाइफ हिस्ट्री एंड सिम्टम। ठीक है, सिम्टम एंड लाइफ हिस्ट्री। तो पौधे के सभी भाग, पत्तियां, तना और फल इस रोग से संक्रमित होते हैं। ठीक है, जो पोटैटो का अर्ली ब्लाइट डिजीज है, इससे पौधे के सभी भाग, पत्तियां, तना और फल संक्रमित होते हैं। पुरानी पत्तियों पर 6 मिलीमीटर तक गोलेकार से कोड़ी भूरे धब्बे होते हैं, जिनके किनारे पीले होते हैं। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं उनमें लक्ष्य की तरह गहरे भूरे रंग के छल्ले विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जो रोग की विशेषता होती है, जो क्या होती है? रोग की विशेषता होती है। धब्बे जो होते हैं वह अक्सर विलीन हो जाते हैं और पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इसमें जो धब्बे होते हैं वह अक्सर क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, जिससे पत्तियां जो होती है सूखकर गिर जाती हैं। पत्तियों के झड़ने से फलों पर धूप का प्रभाव पड़ता है। जब पत्तियां झड़ जाती है तो फल जो होते हैं उस पर धूप का प्रभाव पड़ता है। तनों पर धब्बे समान होते हैं, सिवाय इसके कि वे गहरे और अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, तो कहने वाला यह है कि यह जो रोग होता है पोटैटो का या टोमेटो का अर्ली ब्लाइट डिजीज, यह पूरे पौधे पर अपना प्रकोप दिखाता है। पत्ती पर दिखाता है, उसके फल पर दिखाता है, तना पर दिखाता है, मतलब सभी जगहों पर यह अपना प्रकोप दिखाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। फलों पर धब्बे गहरे भूरे या काले धसे हुए फल के कुछ भाग या पूरे फल फैले हुए होते हैं। सड़न कवक के काले बीजाणु समूह से ढक जाती है। इसमें जो सड़न होती है कवक के काले बीजाणु समूह से ढक जाती है। अंकुरों के तनों पर मिट्टी के स्तर के निकट बड़े भूरे धब्बों के रूप में धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, अंकुरों के जो तने होते हैं उनमें मिट्टी के स्तर के निकट बड़े भूरे धब्बों के रूप में धब्बे दिखाई देते हैं और इनसे तना टूट सकता है और मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा तना भी टूट सकता है और मृत्यु भी हो सकती है पौधे की। कम दूरी पर फैलाव तब होता है जब बीजाणु हवा, बारिश और ऊपरी सिंचाई के पानी में एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित होते हैं। जीवित रहना फसल के अवशेषों और बीजों पर भी होता है। रोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां भारी ओस या बारिश के साथ गर्म आर्द्र मौसम इसके लिए अनुकूल होता है। तो यह था इसका सिम्टम और लाइफ हिस्ट्री। आगे चलते हैं, देखेंगे मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे रोपड़ से पहले हम लोग क्या क्या प्रबंध करना चाहिए। तो रोपड़ से पहले बीज को केवल रोग मुक्त पौधे से बचाकर सुनिश्चित करें कि बीज कवक से संक्रमण से मुक्त है। ठीक है, बीज को रोग मुक्त पौधे से बचाकर यह सुनिश्चित कर लें कि जो बीज हमारा कवक के संक्रमण से मुक्त, उसमें मतलब कवक का कोई संक्रमण नहीं है। किसी भी स्वयं सेवक टमाटर के पौधे के साथ साथ खरपतवार को, विशेष रूप से टमाटर परिवार के पौधे को नर्सरी के आसपास और खेतों के भूखंडों से हटा देना चाहिए। मतलब ठीक है, जो टमाटर के खेत में खरपतवार होते हैं उन सभी खरपतवारों को उसके आसपास से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसी पे जाकर हो सकता है कि यह रोग रुका हो। खेतों में रोपाई से पहले प्रत्येक अंकुर की सावधानी पूर्वक जांच करें। यदि झुलसा रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो उन्हें हटा दे। यदि लक्षण दिखाई दे तो पौधे को हटा दे और फफूंदनाशक का छिड़काव करें। अगला पॉइंट है अच्छे जल निकासी वाली खेतों का चयन करें। ठीक है, अच्छे जल निकासी वाली खेतों का चयन करें और जहां के आसपास के पेड़ पौधे हवा के प्रवाह को न रोके, ताकि बारिश या ऊपरी सिंचाई के बाद पत्तियां जितनी जल्दी हो सूख जाएं। ठीक है, तो यह था आपको बुआई से पहले क्या क्या करना है। आगे देखेंगे बुआई के बाद।
सॉरी विकास के दौरान, ठीक है। तो अतिरिक्त पौधे 60 से 90 सेंटीमीटर, ताकि हवा उनके चारों ओर घूमती रहे। इससे ऊपरी सिंचाई या बारिश के बाद पत्तियों को तेजी से सूखने में मदद मिलती है, ठीक है। अगला, आधार पर बेहतर वायु प्रवाह की अनुमति देने के लिए पौधों के निचले हिस्से में कुछ शाखाएं को हटा देनी चाहिए, ठीक है। जो उनका जड़ है, आधार है, वहां पर बेहतर अच्छी तरीके से हवा का प्रवाह हो सके, उसके लिए क्या करना चाहिए, नीचे से कुछ हिस्सों को काट के हटा देना चाहिए। जैसे ही रोगग्रस्त पत्तियां संक्रमित हो जाएं, पौधे के नीचे से उनकी छटाई कर देनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही कोई पौधा है, पौधे में कोई रोगग्रस्त पत्ती है, उसमें संक्रमण दिखाई दे तो पौधे को नीचे से उनकी छटाई कर देनी चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। अधिमानतक केवल पौधे के आधार पर पानी दें। ओवरहेड सिंचाई से बचें। यदि यदि यह ओवरहेड सिंचाई उपयोग किया जाएगा तो दिन में जल्दी लगाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पौधे रात से पहले सूख जाएं, ठीक है, कि पौधे रात होने से पहले सूख जाएं। तो यह था। इसके बाद आगे देखेंगे, खरपतवार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह कवक के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। आलू परिवार के जो भी खरपतवार होते हैं उसको खेत के आसपास नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि उसी पर पैथोजन हो सकता है कि जाकर रुका हो होस्ट के रूप में, उसके बाद आ जाए अपने फसल पर। तो इसलिए खरपतवारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं कटाई के बाद। देखिए मैं इतना सब बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को कुछ पॉइंट और समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैंने तो आप लोगों को कुछ पॉइंट ऐसा की पॉइंट बता ही दिया है कि जिसको आप लोग सभी डिजीज में यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि पौधे के जो भी पुराने अवशेष हो उनको इकट्ठा करके जला दें, उनको नष्ट कर दें, उनको खेत से बाहर कर दें। संतुलित मात्रा में सिंचाई का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद रोग प्रतिरोधी किस्मों का छिड़काव करें। उसके बाद जैसा डिजीज उसके अकॉर्डिंग किसी भी रसायन का नाम लिख के प्रयोग कर दें। तो मैं इसमें इसलिए अलग अलग पॉइंट करके बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी समझ जाएं कि बुआई से पहले क्या करना, कटाई के बाद क्या करना, कटाई से पहले क्या करना, ठीक है। तो कटाई के बाद पौधे के अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें जला दें या उन्हें मिट्टी में गहराई तक खोद के तोप दें। अगला, एक ही भूमि में टमाटर की एक के बाद दूसरी फसल न लगाएं। टमाटर परिवार से संबंधित फसलों से परहेज करते हुए 2 से 3 साल के फसल चक्र के अनुसार इसका प्रयोग करें, ठीक है। अगला है, टमाटर की ओवरलैपिंग वाली फसल लगाने से बचें, खासकर अगेतु झुलसा रोग का प्रकोप हो जाता है इसमें, ठीक है। अगला है प्रतिरोधी किस्म। तो पूर्ण प्रतिरोध मौजूद नहीं होता है, लेकिन ऐसी किस्म जो रोग के प्रति सहनशीलता में अंतर दिखाती है, ऐसी पौधों को बुआई करनी चाहिए। अगला, रासायनिक नियंत्रण। तो सूक्ष्मात्मक सुरक्षात्मक कवकनाशी मैंकोजेब, क्लोरोथालोनिल या तांबे के उत्पादों का प्रयोग करें। प्रणालीगत उत्पाद उपलब्ध करें जैसे कि स्ट्रोबिलुरिन। हालांकि ये बहुत ही महंगे होते हैं, यदि बहुत बार इसका उपयोग किया जाता है तो कवक जो होता है इनके प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकता है, ठीक है। यदि इसका हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे तो कवक जो इसको इसके अंदर कवक के अंदर इस रसायन के प्रति सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। तो यह था आपका रासायनिक नियंत्रण। चलिए चलते हैं, अगला डिजीज देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अर्ली ब्लाइट देखा, अब लेट ब्लाइट देखेंगे, ठीक है। तो ये भी देखिए, टमाटर और आलू जो है दोनों में समान होता है, तो इसको टमाटर और आलू का पछेती झुलसा रोग बोल सकते हैं। यह जो है फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस नामक पैथोजन कारण होता है, ठीक है। फाइटोपथेरा, ठीक है, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस इसका नाम है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं, टमाटर उत्पादन वाले उगाए जाने वाले लगभग सभी देशों में यह पाया जाता है। होस्ट की बात करें तो दोनों में सेम रहेगा। टमाटर, आलू और आलू परिवार की जंगली प्रजातियों को निकाल कर नष्ट करना चाहिए। मतलब इन आलू और टमाटर के प्रकार के जंगली प्रजातियों के ऊपर यह निवास करता है या होस्ट प्लांट के रूप में रहता है, होस्ट डिजीज के रूप में रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे सिम्टम एंड लाइफ हिस्ट्री। तो फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस एक कवक नहीं है, ठीक है। फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस एक कवक नहीं है, बल्कि शैवाल से संबंधित एक ओमिसीड या पानी का साँचा है। हालांकि जीवन चक्र में कई कवक जैसी इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस की एक शैवाल नहीं है, बल्कि कवक नहीं बल्कि शैवाल से संबंधित एक ओसोमिट या पानी का साँचा है, कह सकते हैं कि एक शैवाल है जो जिसका जीवन चक्र कवक के जैसा ही होता है, लगभग कवक जैसी कई विशेषताएं दिखाता है। चलिए देखते हैं। तो टमाटर और आलू की पत्तियों और तनों पर लक्षण समान होता है। नई पत्तियों पर काले या भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे होते हैं जो तेजी से फैलते हैं, जिससे निचली सतह पर सफेद रुई जैसा विकास होता है, ठीक है। टमाटर और आलू की पत्तियों और तनों पर लक्षण समान होता है। नई पत्तियों पर काले या भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे होते हैं, वे तेजी से फैलते हैं, जिससे निचली सतह पर सफेद रुई जैसा विकास होता है और कुछ ही दिनों में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं और मर जाती हैं, ठीक है। टमाटर के फल पर गहरा भूरा सख्त सड़न उत्पन्न हो जाती है। आलू की पत्तियों से निकलने वाले बीजाणु मिट्टी में मिल जाते हैं और कंदों को संक्रमित कर सड़ने का कारण बनते हैं, ठीक है। लेट ब्लाइट में जो प्रजनन होता है इसके दो तरीके होते हैं। लेट ब्लाइट में यह जो पैथोजन होता है इसके प्रजनन की दो विधि होती हैं।
यह यौन प्रक्रिया से गुजरे बिना बीजाणु पैदा करता है। दूसरा होता है दो भोग उपभेद एक साथ आते हैं और संभोग करते हैं। पहली विधि में स्पोरैंगिया नामक बीजाणु पत्तियों, तनों और फलों पर उत्पन्न होते हैं और ये अंकुरित होते हैं और एक ही प्रकार के अधिक बीजाणु पैदा करते हैं। दूसरी विधि में संभोग उपभेद एक बीजाणु उत्पन्न करते हैं जिसे ओस्पोर कहा जाता है, जिसकी दीवार मोटी होती है। इसे विश्राम बीजाणु भी कहा जाता है क्योंकि यह पौधे के अवशेषों या मिट्टी में कुछ समय तक जीवित रह सकता है। ओस्पोर्स अंकुरित होकर स्पोरंजिया उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो ओस्पोर्स होते हैं यह अंकुरित होकर क्या करते हैं, स्पोरंजिया उत्पन्न करते हैं। तो यह तो था इसका लाइफ हिस्ट्री एंड सिम्टम। देखिए टाइप नहीं किया, सॉरी मैंने कॉपी पे नहीं लिखा क्योंकि टाइम कम है, कल ही आप लोगों का एग्जाम है और समय नहीं टाइम कॉपी पे लिखने का, इसकी वजह से तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं आगे। तो सिम्टम एंड लाइफ हिस्ट्री में ये अभी है, पत्तियों, तनों और फलों पर ओमिसाइकेट के बीजाणु हवा या पानी के छींटों से फैलते हैं। यदि बीजाणु टमाटर पर उतरते हैं और सतह गीली होती है तो ये अंकुरित होते हैं। अंकुरण के भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, इसके विभाजन के, इसके बढ़ने के भी दो तरीके होते हैं, इसके अंकुरण के भी दो तरीके होते हैं। पहला है गर्म परिस्थिति में, और गर्म परिस्थिति में 21 से 26 डिग्री सेल्सियस में बीजाणु बीज की तरह अंकुरित होते हैं और सीधे पौधे से संक्रमित करते हैं। दूसरी विधि में ठंडी परिस्थिति में बीजाणु होते हैं 18 से 22 डिग्री सेल्सियस में लगभग उत्पादन करता है और 6 से 8 छोटे बीजाणु जिन्हें जूस्पोर्स कहा जाता है बड़े बीजाणु से फूटते हैं और अंकुरित होने और संक्रमित होने पर पहले पौधे की तरह सतह पर कम दूरी तक तैरते हैं। इसके बाद हवा या बारिश के से तेज चलने वाली 15 से 20 किलोमीटर तक फैल सकती है। ठीक है, हवा या बारिश से चलने वाली 15 से 20 किलोमीटर तक दूर तक यह फैल सकती है। बीज पर लंबी दूरी तक फैलाव संभव होता है। यह उसके आसपास के जेल और बीज के आवरण में मौजूद होता है। लेट ब्लाइट जो होता है महामारी तब होता है जब रात का ठंडापन होता है, उसके बाद धुंध और बारिश के साथ गर्म दिन आते हैं। ठीक है, अर्ली ब्लाइट तब होता है जब रात का तापमान ठंडा होता है, उसके बाद धुंध और बारिश के साथ गर्म दिन आते हैं, मतलब जब उमस भरी मौसम रहता है तो उस समय क्या करता है, महामारी का रूप ले लेता है। उन परिस्थितियों में जूस्पोर्स तेजी से बीमारी फैलाते हैं और कुछ ही दिन में पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध। तो लेट ब्लाइट टमाटर की एक विनाशकारी बीमारी हो सकती है। इसे विशेष रूप से कठिन समस्या बनाने वाले कई कार्यों को उत्पन्न, जैसे पहला पॉइंट है वाणिज्यिक टमाटरों में बहुत कम प्रतिरोध उपलब्ध है। ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं कमर्शियल स्तर पर टमाटर का उत्पादन करते हैं उस पर प्रतिरोध बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट है प्रबंधन कवकनाशी के उपयोग पर निर्भर करता है। इसका जो प्रबंध होता है कवकनाशी के उपयोग पर निर्भर करता है। फफूंदनाशकों को फसल कटाई तक लगाना पड़ता है और इसमें अवशेषों की समस्या पैदा होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है और कुछ सबूत है कि टमाटर और आलू की अलग अलग नस्लें मौजूद हैं, इसलिए दोनों बीमारियों का प्रबंधन अलग अलग करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, इसलिए दोनों बीमारियों जो प्रबंधन वो अलग अलग की जाती है। संगरोध, इसको क्या बोल सकते हैं, क्वारंटाइन। तो हाल तक उन देशों से कंदों की आवाजाही को विनियमित किया गया है जहां पर A2 प्रजाति मौजूद थी, लेकिन हाल ही में उस वर्ष का प्रजाति के व्यापक वितरण के साथ नीति का पुनर्मूल्यांकन किया गया। ठीक है, मतलब कहने का क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन मतलब आप लोग समझते हैं कि पादप इसमें जब आता है तो उसको जांच परखा जाता है, उसके बाद कुछ दिन तक बाहर रखा जाता है, उसके बाद उसको वितरित किया जाता है, तो उसको बोले देंगे क्वारंटाइन। आगे देखेंगे रोपड़ से पहले क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए ये सब नहीं देखेंगे, रोपड़ से पहले क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सीधे हम लोग लिखेंगे कि हमें बुआई से पहले खेतों में पुराने फसल के खरपतवार अवशेष आदि को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, संतुलित मात्रा में जल का प्रयोग करना चाहिए। एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल दूसरे क्रॉप की लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि यदि लक्षण दिखाई दे तो हमें फूफूंदनाशक का छिड़काव करना चाहिए। टमाटर या आलू के पुराने पौधे को बगल में टमाटर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इससे भी रोग एक से दूसरे पौधे पर फैल जाता है। खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। इसके बाद आप लोग लिखिएगा कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा रसायन के बारे में। तो हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का या रसायनों का यूज करके कवकनाशी, पेस्टिसाइड आदि का यूज करके भी इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और जहाँ कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।